देखो भैया, ये जो हमारा पोर्शन है ये आधारित है उत्तराखंड जीके पर। उत्तराखंड जीके का मतलब है उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाएं। उत्तराखंड के पुराने एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर हम उन क्वेश्चन की डिटेल तैयार कर लें, उन क्वेश्चन के बारे में थोड़ी जानकारी हम एक्स्ट्रा कर लें, ठीक है, तो हमारा जो पेपर है वो जल्दी तैयार हो जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी चीज़ को लेकर आप बैठ गए और उस पर आप जो है बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी कर रहे हैं। आपको ग्रेड सी ग्रेड डी लेवल की तैयारी करनी है तो आप सरसरे तौर पर निकल जाइए, ठीक है। तो हमें भी यही करना है कि 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर, 2-3 महीने में अगर हमने लगभग 15 से 20 सेट कर लिए, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जैसे ही आप 15 से 20 सेट निकालोगे, क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे सामने यहाँ से आएंगे कि छोड़ो ये भी हो गया है, छोड़ो ये क्वेश्चन भी हो गया है, छोड़ो ये क्वेश्चन भी हो गया है। तो एक सेट में आपके पास में बामुश्किल जो है 15-20 ऐसे सवाल बचेंगे। जो पुराने सवाल हैं, करंट अफेयर्स पाए हैं, उनको अपडेट कर लिया जाएगा, ठीक है। और आप इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो बहुत सारे सवाल आपको सेम देखने के लिए मिलेंगे, बिल्कुल लाइन टू लाइन, ठीक है। तो उत्तराखंड के लिए पहला जो सवाल है वो देखो कुछ इस प्रकार से है। कह रहे हैं कि इनमें से, हाँ, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? कौन गुलाम वंश का नहीं था ये बताना है। बलबन नहीं था, इल्तुतमिश नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था, या इब्राहिम लोदी नहीं था। अब इसके नाम से पता चल गया है कि ये नाम है इब्राहिम लोदी का। तो इब्राहिम लोदी तो लोदी वंश का था, ये गुलाम वंश का नहीं था। तो अब ये भी पता कर लें कि गुलाम वंश में कौन कौन राजा हुए थे, ठीक है। थोड़ी सी बात देखो, तो हमारा एक हेडिंग बन जाएगा गुलाम वंश। पेपर के लिए क्या क्या तैयार करके जाएं? गुलाम वंश। देखो भैया, गुलाम वंश की मोटी मोटी बात अगर तुम्हें याद रखनी है तो एक तो याद रखनी है कि गुलाम वंश का जो अन्य नाम है, गुलाम वंश को और क्या कहते हैं, तो बेटा उसको कहते हैं मामलूक वंश। गुलाम वंश को और क्या कहा गया था? मामलूक वंश, ठीक है। देखो, गुलाम वंश में पूछेंगे गुलाम वंश की राजधानी क्या थी। तो चूंकि ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा है, इसलिए गुलाम वंश के जितने भी राजा हुए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर, बाकी सबकी राजधानी जो है वो नई दिल्ली है, दिल्ली है। तो इनकी राजधानी थी दिल्ली और ऐबक की राजधानी थी लाहौर। इन सब की राजधानी दिल्ली है। गुलाम वंश की हम बात कर रहे हैं, तो गुलाम वंश के बारे में देखा जाए तो गुलाम वंश में देखिए, गुलाम वंश की जो राजकीय भाषा थी, राजकीय भाषा, देखिए पूरे दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। उस समय जो राजा रजवाड़ों के काम हुआ करते थे वो फारसी में होते थे। तो गुलाम वंश की भाषा भी क्या है? फारसी राजकीय भाषा। जो राजा महाराजाओं के कामकाज होते थे वो फारसी में होते थे, ठीक है। गुलाम वंश का टाइम कब से कब तक था? गुलाम वंश ने कब से कब तक शासन किया है? तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी ऐबक के द्वारा, और 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का समय है, ठीक है। एक सवाल और है कि गुलाम वंश के जो प्रमुख राजा हुए हैं वो कौन कौन हुए हैं।
जैसे यही सवाल तुम्हारे सामने पूछा गया था बेटा, ये जो सवाल तुम्हारे सामने पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गुलाम वंश का राजा नहीं था, तो आगे भी पूछ सकते हैं, ऐसा मालूम कर सकते हैं कि बताओ कौन सा गुलाम वंश का राजा था। ठीक है, कौन सा गुलाम वंश का राजा था। तो गुलाम वंश के राजाओं की हम बात करें तो गुलाम वंश का जो राजा था पहला वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये जो था ये गुलाम वंश का कौन था, संस्थापक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक भी था और गुलाम वंश का पहला राजा था। ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी लाहौर। ठीक है, किसी दिन ऐबक को पढ़ेंगे फुर्सत में, 10-15 बातें ऐबक के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आएगा टॉपिक, उस समय डिटेल में पढ़ेंगे। गुलाम वंश का दूसरा राजा हुआ, उसका नाम था इल्तुतमिश। देखिए, इल्तुतमिश को कहा गया है गुलाम का गुलाम, ये याद रखें। गुलाम का गुलाम किसको बोला गया है, तो इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम बोला गया है। इल्तुतमिश को क्या बोला गया है, गुलाम का गुलाम। अब क्यों बोला गया है, देखो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, तो गोरी, मोहम्मद गोरी का गुलाम हो गया ऐबक। ऐबक ने खरीदा था इल्तुतमिश को, तो गुलाम ने एक गुलाम खरीदा, इसलिए गुलाम का गुलाम किसे बोला गया। इल्तुतमिश की जो बेटी थी उसका नाम था रजिया, सुना होगा आपने, रजिया सुल्तान। ठीक है, तो रजिया, इतिहास के पन्नों में इससे भी जबरदस्त सवाल बनता है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका। ठीक है, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका का नाम क्या था भैया, रजिया सुल्तान। रजिया के बाद में आया बहराम शाह, बहराम शाह के बाद में आया मसूद शाह, मसूद शाह, मसूद शाह के बाद में आया नसरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद के साथ बाद आया बलबन, गयासुद्दीन बलबन। बलबन के बाद में आया, हाँ नाम था उसका कैकुबाद, कैकुबाद के बाद में आया शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स, शमसुद्दीन क्यूमर्स के बारे में बताया जाता है ये गुलाम वंश का अंतिम राजा था। गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन था, तो वो था शमसुद्दीन क्यूमर्स। अब देखो एग्जाम को क्रैक करते हैं कैसे। एग्जाम ऐसे क्रैक नहीं होता कि आप लगातार पढ़े जा रहे हैं, पता आपको ये नहीं चल पा रहा कि एग्जामिनर किस तरीके से सवाल बनाता है या वो क्या मालूम कर रहा है, उसकी थॉट क्या है। ठीक है, तो आपको इन बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पूछ लेगा, उत्तराखंड के एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ किस वंश को मामलुक वंश कहा जाता था। किस वंश को मामलुक वंश कहा गया है, गुलाम वंश है। ऑप्शन होगा लोदी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। तो मामलुक किसे कहा गया, गुलाम वंश को। गुलाम वंश की राजधानी कहाँ रही है भैया, दिल्ली। गुलाम वंश में ऐबक ही एक ऐसा राजा है जिसकी राजधानी लाहौर है, बाकी सबकी राजधानी दिल्ली है। तीसरा, गुलाम वंश की जो राजकीय भाषा है वो फारसी थी, पूरे दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। गुलाम वंश ने कब से कब तक समय शासन करा है, मतलब तो 1206 से 1290 तक उसने शासन करा है। गुलाम वंश में कौन कौन से राजा हुए हैं, तो बेटा राजाओं की अगर हम लोग बात करें तो एक राजा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक है।
तो तुमसे सवाल ऐसे भी मालूम कर लेंगे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक की राजधानी मैंने क्या बताई है, लाहौर, और बाकी सबकी राजधानी दिल्ली थी। देखिए इसी वंश में दूसरा राजा हुआ है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया है। तो इतिहास में किसको गुलाम का गुलाम बोला गया है, इल्तुतमिश को। देखिए एक इल्तुतमिश की जो बेटी थी उसका नाम था रजिया, रजिया सुल्तान। ये भी सवाल आता है कि रजिया कौन थी, तो रजिया इल्तुतमिश की बेटी का नाम था, रजिया इल्तुतमिश की बेटी का नाम था रजिया। और रजिया के बारे में सवाल आता है, भारत की पहली महिला शासिका, पहली मुस्लिम महिला शासिका, ऐसी पहली मुस्लिम महिला जिसने शासन करा था, उसका नाम था रजिया। बहराम शाह है रजिया के बाद, मसूद शाह बना, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद बना। ये नसरुद्दीन महमूद बड़ा सीधा सज्जन आदमी था, और इसके बारे में बताया जाता है कि ये टोपी सिलता था और कुरान को की नकल करके बेचता था। उससे जो इनकम होती थी उससे वो अपनी जीविका चलाता था। और ये नसरुद्दीन महमूद जो था, हाँ, ये दामाद था किसका, बलबन का। तो नसरुद्दीन महमूद की जब डेथ हो गई, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, तो उसके जो ससुर गयासुद्दीन बलबन था, उसने सत्ता अपने हाथ में ली थी। डिटेल में बताएंगे। तुर्कान चहलगानी का उसने अंत भी करा था। इसका बेटा हुआ शमसुद्दीन बलबन का कैकुबाद। कैकुबाद के बाद में आया शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स एक छोटा बच्चा था और उसका सेनापति था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उस बच्चे की हत्या कर दी और खुद खिलजी वंश की स्थापना करी। ठीक है, तो मैं आपको मेन फैक्टों से गुजारूंगा, मैं आपको मेन बातें बताऊंगा। बाकी तो कहानियां हैं, कितनी बड़ी कर लो कितनी छोटी कर लो, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, वो आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल लिखा हुआ देखो कि मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की। अब ऑप्शन आ रहा है, देखो ऑप्शन आपके सामने 4 लिखे गए हैं। ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। शाहजहां, तो देखो कायदे में अगर देखोगे तो जहांगीर के समय में चित्रकला को बढ़ावा मिला। ठीक है, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहते हैं। अब देखो जहांगीर के से संबंधित क्या क्या सवाल एग्जामिनर तुमसे मालूम करेगा, मेन चीज़ों को कंडक्ट कर लीजिए जहांगीर के बारे में, है ना। तो जहांगीर के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उनको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जहांगीर का शासनकाल रहा है 1605 से 1627। ये जहांगीर का शासन का समय है। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनना, सवाल बहुत अच्छे हैं। देखो सबसे पहला मुगल बादशाह हुआ बाबर, बाबर का बेटा हुआ हुमायूं, हुमायूं का बेटा हुआ अकबर, अकबर का बेटा था जहांगीर। तो इसके पिता का नाम क्या था, अकबर था। तो इतिहास में अकबर को मुगल सम्राट, महान मुगल सम्राट बोला गया है। ठीक है, अब हमें बुक सब कहानियों से लेना देना नहीं है, पारिवारिक स्थिति क्या थी, कैसा वो लोग रहते थे, उन सब बातों को छोड़ दीजिए। 2-4 बातें मैं आपको बताऊंगा, उन पर ध्यान रखिए। देखिए जहांगीर किस लिए प्रसिद्ध था, तो जहांगीर की कुछ विशेषताएं रही हैं जिसके लिए फेमस हुआ। एक तो जहांगीर ने आगरा में यमुना नदी के तट पर न्याय की जंजीर लगाई थी सोने की। आपको पता होगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है कि बताइए किस मुगल बादशाह ने आगरा में सोने की जंजीर लगवाई या न्याय की जंजीर लगवाई थी। तो किसने, जहांगीर ने। तो पहला पॉइंट वही है, इसने आगरा में, है ना, यमुना के तट पर
न्याय की जंजीर, जिसे सोने की जंजीर भी कहते हैं, सोने की जंजीर लगवाई। अब इससे पता चल गया है कि अगर देखा जाए तो जहांगीर न्यायप्रिय हुआ। फिर क्यों लगवाई गई होगी कि जो लोग हैं जब वो जंजीर को हिलाएंगे तो उसमें लगी हुई घंटी दरबार में क्या होगी, बजेगी, और जब घंटी बजेगी तो राजा अपने दूतों के माध्यम से उस फरियादी को अपने पास बुलाएगा और उसकी शिकायत का निस्तारण करेगा, उसको सुनेगा वो। ठीक है। एक देखिए जहांगीर के बारे में एक और ख़ास बात है। हाँ, इसके समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है। अब देखो पहला सवाल ये उठता कि भाई इसके समय को चित्रकला का स्वर्ण काल क्यों कहते हैं हम। ऐसा इसने क्या कर दिया कि इसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल बोला गया। तो देखो दो बातें थी। एक तो इसने आगरा में चित्रणशाला की स्थापना करी थी। चित्रणशाला एक स्कूल था चित्रकला का, जहां पुराने चित्रकार जो थे वो नए युवकों को चित्रों के बारे में क्या करते थे, ज्ञान देते थे। ठीक है। तो चित्रकला का स्वर्णकाल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो हाँ इसलिए कहते हैं भैया, इसने आगरा में चित्रणशाला का निर्माण कराया। इस चित्रणशाला का अर्थ आप ऐसा समझिए कि ये जो चित्रकला का स्कूल था उस जमाने में, चित्रकला का क्या था, ये स्कूल खुलवाया। अच्छा, एक राजा स्कूल चित्रकला का क्यों खुलवाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उसे चित्रकला में रुचि है, फिर वो चित्रकला से प्रेम करता है, इस कला को वो आगे लेकर जाना चाहता है। दूसरी बात ये थी कि देखो इसने क्या करा था, चित्रकला के कलाकारों को संरक्षण दिया था। इसने चित्रकारों को संरक्षण दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसने बढ़िया बढ़िया जो चित्रकार होंगे उनको आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाया होगा और उनकी कला को क्या करा होगा, प्रमोट करा होगा। अब सवाल ये आता कि कौन कौन से चित्रकार इसके दरबार में थे जो फेमस थे, और वो दोनों ही सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड में कई बार ये सवाल दोनों पूछे गए हैं। इसके दरबार में रहने वाले एक चित्रकार का नाम था, देखिए हाँ, उनका नाम था अबुल हसन। क्या नाम था, अबुल हसन। अब पूछ लेंगे कि अबुल हसन कौन था, तो अबुल हसन एक चित्रकार था। किसके दरबार में रहता था, जहांगीर के। इसकी दो खास बातें हैं। देखिए पहली बात तो यह व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ था। और जहांगीर ने इसे एक उपाधि दी थी, नाम जरूर याद रखें, नादिर उज्मा। नादिर उज्मा। एक दूसरा चित्रकार था, उसका नाम था उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर ये कौन था, ये पक्षी चित्र विशेषज्ञ था। इसने साइबेरिया के सारस का चित्र बनाया था।
पक्षियों की चित्र बनाने का बहुत बड़ा उस्ताद था ये। तो एक तो ये पक्षी चित्र विशेषज्ञ था, अब ऐसे आदमी को जहांगीर क्यों छोड़ देगा, जहांगीर खुद उस अपने दरबार में रखेगा। ये पक्षी चित्र विशेषज्ञ था और जहांगीर ने इसे उपाधि दी थी नादिर उल असर की। ये उपाधियां जरूर याद रखना है, नादिर उल असर, नादिर उल असर की उपाधि जहांगीर ने दी थी इसको। अच्छा, जहांगीर खुद इतना अच्छा चित्रकार था, जहांगीर खुद चित्रकला का बहुत बड़ा शौकीन था और ज्ञानी आदमी था। जहांगीर ने लिखा है अपनी आत्मकथा तुझू की जहांगीरी में कि अगर कोई मुझे किसी चित्र को दिखाए तो मैं चित्र को देख के ही बता सकता हूं कि इस चित्र की आंखें किस कलाकार ने बनाई हैं, मुंह किस कलाकार ने बनाया है, नाक किस कलाकार ने बनाई है, या कान किस कलाकार ने बनाए हैं। अगर एक चित्र को मिलकर 10 कलाकार बनाते हैं तो मैं उन 10 कलाकारों के नाम आपको बता सकता हूं। इसका मतलब खुद जहांगीर को चित्रकला का बहुत बड़ा अनुभव होगा या नहीं होगा, बहुत बड़ा उसको अनुभव था। ठीक है, तो दो बातें हो गई। पहली बात तो जहांगीर फेमस था न्याय की जंजीर या सोने की जंजीर के लिए, दूसरा जहांगीर फेमस था अपनी चित्रकला के लिए। ठीक है, अब देखो कुछ और खास खास सवाल हैं, क्योंकि जहांगीर एक ऐसा स्टेप है जो आगे आपको सवाल मिलेंगे। उत्तराखंड के तमाम एग्जामों में जहांगीर के सवाल आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि जहांगीर के खास खास सवाल, जैसा हमने दो बातों पर चर्चा कर ली है, ऐसे ही करके हम जहांगीर के मुख्य मुख्य सवालों को एक बार देख लें, एक बार उन पर चर्चा कर लें, ताकि अगली बार में जहांगीर का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जवाब हमें इन्हीं बिंदुओं से हमें मिल जाए। ठीक है, और देखते हैं जहांगीर की बातें। देखिए और जहांगीर की क्या क्या खास बातें थी। आगरा में चित्रणशाला किसने बनवाई थी भैया? जहांगीर ने। देखो जहांगीर के बारे में बताया जाता है कि जहांगीर के द्वारा एक प्रथा चलाई गई थी। उस प्रथा का नाम था दो अस्पा और सिंग अस्पा। दो अस्पा व सिंग अस्पा। अब वो तुमसे पूछ लेगा कि भैया ये दो अस्पा और सिंग अस्पा क्या है, या पूछ लेगा कि बताओ अस्पा प्रणाली या प्रथा, अस्पा प्रणाली या प्रथा किसने चलाई थी? उत्तराखंड में ऐसे सवाल आते हैं। अस्पा प्रथा किसने चलाई थी? तो जहांगीर ने। अच्छा, सवाल यह है कि दो अस्पा में और सिंग अस्पा में क्या अंतर था, ये था क्या मामला? तो देखो मैं आपको दोनों के बारे में शॉर्टकट में बताता हूं चीजें। दो अस्पा में और 3 अस्पा में क्या था। एक प्रथा आई थी मनसबदारी। मनसबदारी प्रथा को शुरू करा था किसने? अकबर ने। मनसबदारी प्रथा को किसने शुरू करा था? अकबर ने। तो ऐसा मान के चले कि मनसबदार बनाए जाते थे जैसे सामंत या जमींदार होते थे। तो अगर मान लीजिए तुम्हें 2000 का मनसब दिया गया है, इसका मतलब यह है कि तुम 2000 सैनिक अपने पास रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको 5000 का मनसब दिया गया है तो आप अपने जमींदारी में 5000 सैनिक रख सकते हो। जहांगीर ने उसमें अस्पा और जोड़ दिया। अस्पा का मतलब होता था, 2 अस्पा का मतलब था कि अगर तुम्हारे पास में 5000 का मनसब है तो उसके दुगने तुम्हें घोड़े रखने पड़ेंगे। तो 5000 मनसबदार हैं तो दुगने घोड़े, 10,000 घोड़े रखने पड़ेंगे। और सिंग अस्पा का मतलब होता था कि अगर किसी के पास में 1000 का मनसब है तो उसे 3 गुना घोड़े रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का अर्थ देख लेना, कभी पूछने लगे कि 2 अस्पा में क्या होता था। 2 अस्पा में क्या होता था भैया? तो इसे हम कह सकते हैं इसमें मनसबदार, इसमें
मनसबदार सवार से दोगुने घोड़े रखता था। सिंह मनसब, सिंह अस्पा में क्या होता था भैया, इसमें मनसबदार सवार से, सवार जितने सैनिक होंगे, सवार से 3 गुना घोड़े रखता था। जिसको मनसब दिया जाता था वो सेना या जवान रख सकता था। तो जिसको 2 अस्पा मिला है वो एक सवार के साथ साथ 2 घोड़े रखेगा। जिसको सिंह अस्पा चुना गया है वो एक सवार पर 3 घोड़े रखेगा। अब उस समय बड़ी मुश्किलें होंगी लोगों को, घोड़े पाले या सवार पाले। उस सेना का इस्तेमाल मनसबदार खुद नहीं करेगा, कौन करेगा, राजा करेगा। राजा कौन है, जहांगीर। ठीक है, तो 2 अस्पा और सिंह अस्पा। अस्पा प्रथा किसने चलाई थी, याद रखो बस, किसने, जहांगीर ने। एक बड़ा शानदार सवाल आता है और वो क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार मालूम कर चुका है, उत्तराखंड के एग्जामों में भी कई बार आ गया। सवाल ये आता है कि देखिए, ऐसा समझिए, मेवाड़ था, मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। चित्तौड़ के राणा सांगा हुए थे, राणा कुंभा हुए थे, राणा प्रताप हुए थे, राणा अमर सिंह हुए थे। अकबर पूरी जिंदगी मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर सका, लेकिन जहांगीर ने मेवाड़ को अपने अधीन किया था। तो एक सवाल ये पूछा जाता है कि बताओ, मेवाड़ जो है वो किस मुगल बादशाह के समय में मुगल साम्राज्य के अधीन हुआ था, बोलो। तो मेवाड़ कह दो या चित्तौड़ कह दो, क्योंकि मेवाड़ की राजधानी क्या थी। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जहांगीर ने या जहांगीर के समय मेवाड़ या कहो चित्तौड़, जहांगीर के समय मेवाड़ या चित्तौड़ मुगलों के अधीन हुआ। मुगलों के अधीन हुआ था, इसलिए कहा जाता है एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम आता है चित्तौड़गढ़ की संधि। यह भी सवाल पूछ लेंगे आपसे, चित्तौड़गढ़ की संधि, चित्तौड़गढ़ की संधि। पहला सवाल यह आता है, देखो यहां से 2-3 सवाल हैं। एक सवाल तो यह बनाएगा कि जब एक सवाल यह बनेगा कि जब मेवाड़ का विलय हुआ था मुगल साम्राज्य के अधीन, जब अधीनता स्वीकार करी थी, तो मुगल बादशाह कौन था, जहांगीर। यह भी तो सवाल बन सकता है कि किस चित्तौड़ के किस राजा के समय मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार करी थी मुगलों की, तो राजा का नाम क्या था। यह भी सवाल बन सकता है कि बताओ कब मेवाड़ का चित्तौड़ में विलय हुआ था। यह भी सवाल बन सकता है किस संधि के तहत मेवाड़ को मुगलों के अधीन किया गया था। तो चित्तौड़गढ़ की संधि, चित्तौड़गढ़ की संधि कब हुई थी, 1615 में। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, पेपर में सवाल मिल जाएगा आपको, कभी फिर बाद में मुझसे कहो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। उस समय देखिए मुगलों का राजा कौन था, जहांगीर। और जो राणा परिवार में राजा थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार करी थी, उनका नाम था राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह, राणा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी, मुगलों की अधीनता स्वीकार की। ये जरूर अच्छे से समझ लेना
दोनों अस्पा वाला सवाल पूछा जाता है और एक ये मेवाड़ का सवाल आता है। अकबर अपनी तमाम जिंदगी कोशिश करता रहा लेकिन वो मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर पाया। उससे पहले उसके बाद जहांगीर ने मेवाड़ को किस में मिलाया था? मुगल साम्राज्य के अधीन। तो सवाल पूछा जाएगा कि जहांगीर के समय, हाँ, मेवाड़ जो है मुगलों के अधीन हुई थी, तो उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? राणा अमर सिंह। कौन सा चित्तौड़ का ऐसा राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी? राणा अमर सिंह। चित्तौड़ को मुगल साम्राज्य के अधीन कब लाया गया? 1615 में। किस संधि के तहत चित्तौड़गढ़ जो है वो मुगलों के अधीन हुआ था? तो चित्तौड़गढ़ की संधि के तहत। एक और बड़ा अच्छा सवाल बनता जहांगीर से। मैं आपको ऐसे सवाल बताऊंगा जो पेपर में आने लायक हैं, बाकी ऐसा नहीं जो कहानियों पर आधारित है। कहानी तो सुनाने के लिए अगर बैठ जाए तो ख़त्म ही नहीं होगी, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन फैक्ट देखो जिससे एग्जाम मजबूत हो आपका, ठीक है। आपने एक सुना होगा, कई बार ये सवाल पूछा गया है, एक शब्द आता है उसे कहते हैं, हाँ, जुनता गुट। जुनता गुट ये बड़ा शानदार सवाल है और इससे जब सवाल आता है ना तो बच्चे फंस जाते हैं। उन्हें लगता पता नहीं कौन सी दुनिया का गुट है ये, क्योंकि पेपर में ही पता थोड़ी होता। वो पूछेगा कि जुनता गट, हाँ, जुनता गुट का संबंध किससे है, आप फंस जाएंगे। तो देखो मैं आपको बताऊं, ये जो जुनता गुट था, जुनता गुट को किसने बनाया था? जुनता गुट का गठन करा था नूरजहां ने। नूरजहां ने ये गुट बनाया था। जुनता गुट के सदस्य कौन कौन थे? तो लो जी, सदस्य में नूरजहां कौन होगी? नूरजहां प्रमुख होगी, हेड। भाई जुनता गुट की प्रमुख कौन थी? नूरजहां। नूरजहां के पिताजी वो जुनता गुट के मालिक, जुनता गुट के सदस्य थे, जिनका नाम था एतमा उद्दौला। एतमा उद्दौला नाम तो गयास बेग था, गियास बेग या गयास बेग, है ना। जब नूरजहां मुगल खानदान की रानी बन गई तो उन्होंने भी अपना स्टाइल बदल दिया, है ना, कि भाई हम गयास बेग नहीं है, हमें एतमा उद्दौला, सही से नाम लो इज्जत से हमारा। नूरजहां का खुद भाई आसफ खां, आसफ खां वो भी जुनता गुट का मेंबर था, ये नूरजहां का भाई था। नूरजहां की माँ, नाम उसका अस्मत बेगम, अस्मत बेगम। और जहांगीर का बेटा जिसका नाम था खुर्रम। खुर्रम बाद में चल के क्या बनेगा? शाहजहां। इसमें एक नाम आता है, देखो मैं आपको बताऊं, सवाल ऐसा पूछता है एग्जामिनर, तैयार कर लेना, पेपर में मिलेगा। सवाल ऐसा पूछता है कि बताओ इनमें से कौन सा जुनता गुट का सदस्य नहीं था? कौन सा जुनता गुट में शामिल नहीं था? खुर्रम, अस्मत बेगम, आसफ खां, नूरजहां या खुसरो? खुसरो इसमें शामिल नहीं था। अच्छा, एक नाम और मिलता है यहाँ, महाबत खां। महाबत खां भी जुनता गुट में शामिल नहीं था। ये जो जुनता गुट है कब तक चला? जुनता गुट कब बना था और कब से कब तक रहा? तो ये बना था 1622 में और ये चला था 1627 तक। मतलब जब तक जहांगीर नहीं मरेगा, जब तक जहांगीर नहीं मरेगा ये गुट जिंदा रहेगा। अब ये गुट किसने बनाया था? देखो सवाल समझने की बात है, ये सवाल समझने की बात है, जुनता गुट क्यों बनाया? अब मैं आपको बात बताता हूँ, जुनता गुट क्यों बनाया। मैं आपको बताऊं, जहांगीर की पहली पत्नी का नाम मानबाई था, जहांगीर की दूसरी पत्नी का नाम जगत गोसाई था। तो मानबाई का बेटा था जिसका नाम क्या था? खुसरो। जगत गोसाई की भी संतान थी, जैसे खुर्रम, परवेज, शहरयार, ये सब बेटे थे। मानबाई ने तो सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी जहांगीर की शराब की आदत से तंग आकर। तो जब कहा जाता है कि जहांगीर जो है वो नूरजहां
कि रूप पर मंत्रमुग्ध हो गया, तो उसने जहांगीर ने नूरजहां से शादी कर ली। अब नूरजहां तो बहुत चालाक थी, तो दासी बन के नहीं रहना, रानी हूं तो रानी बन के ही रहूंगी। तो नूरजहां ने जहांगीर को उंगली पर नचाना शुरू कर दिया। उसने क्या काम करा, अपनी माँ, अपने पिता, अपना भाई, सब अपने अपने लोग, सबको जासूसी पे लगा दिया। मुझे दो इन्फॉर्मेशन, क्या हो रहा है दरबार में। आसफ खान का कि अरे दीदी ऐसा हो गया है, अरे ऐसा हो गया। अब जहांगीर जो है, हाँ नूरजहां जहांगीर पति पत्नी है, नूरजहां ने जो है जहांगीर को लताड़ मार दी है, दिमाग खराब है। नूरजहां ने ऐसा क्यों करा है? नूरजहां ने इसलिए ऐसा करा क्योंकि नूरजहां को पता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो दूध में से मक्खी की तरह एक दिन नूरजहां को वो निकाल दे। कौन? जहांगीर के जब बच्चे बड़े होंगे तो कहीं वो नूरजहां को निकाल ना दे। तो उसने सोचा कि चाबी, ताली, कुंजी और लगाम अपने हाथ में रखो। तो सब कुछ उसने अपने आप हाथ में रखा। और जहांगीर ने तो खुद शासन करा ही नहीं। जब से नूरजहां आ जाती है, शासन की बागडोर किसके हाथ में है? नूरजहां के। जहांगीर तो क्या करना, सुबह को पी लेनी है, शाम को पी लेनी है, दोपहर में पी लेनी है। शराब का पीने वाला आदमी था, बस शराब और शुरा में उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। तो नूरजहां ने शासन करा है 1622 से लेकर 1627 तक। जहांगीर का शासन ही नहीं है। और जहांगीर का शासन है, नूरजहां का शासन है। तो नूरजहां ने किस गुट के दम पर यह शासन करा था? उसी का नाम था जुनता गुट। वही शासन को चलाने वाले थे। तो जुनता गुट जरूर याद रखें, जुनता गुट में कौन कौन लोग थे और कौन कौन लोग नहीं थे। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं जहांगीर की। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तुम जब पेपर दोगे तो तुम्हें एहसास हो जाएगा कि हाँ, जैसा पढ़ाया गया है एग्जाम में ऐसे ही हमें देखने के लिए मिला है। देखो, जहांगीर के दरबार में आने वाले विदेशी आदमी, जहांगीर के दरबार में आने वाले विदेशी, विदेशी यात्री, यहां से भी सवाल पूछा जाता है जहांगीर के दरबार में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे। यह भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट में पढ़ेंगे। एक दरबार में आया था सबसे पहले, उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस या विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस ब्रिटेन का था। 1608 से 1611 तक रहा। देखो, 1608 से 1611 तक वो भारत में रहा। कहाँ का रहने वाला था? ब्रिटेन का रहने वाला था। और ये भी याद रखें, जहांगीर ने उसे उपाधि दी थी, उपाधि दी थी इंग्लिश खां। इंग्लिश खां। किसको जहांगीर ने इंग्लिश खां कहा था? किसको जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो वो था विलियम हॉकिंस। उसके बाद में आया विलियम फिंच। विलियम फिंच, ऐसी एक नाम आता है। उसके बाद में आया, हाँ, नाम था उसका सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, ठीक है, 15 से लेकर 19 तक। उसके बाद में आया एडवर्ड टेरी। एडवर्ड टेरी, ये सब ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ये सब ब्रिटिश थे, ब्रिटेन या इंग्लैंड के थे सब ये। एक डच यात्री आया था, उसका नाम याद रखेंगे, फ्रांसिस्को, हाँ, पेलसर्ट। ये इंपॉर्टेंट नाम है, एक हॉकिंस का और एक इसी का, फ्रांसिस्को पेलसर्ट।
ये कहाँ का रहने वाला था? ये डच यात्री था। डच कहते हैं नीदरलैंड को, हॉलैंड या नीदरलैंड की भाषा था डच, तो डच बोलते हैं उसी को। तो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज, कोई पूछेंगे तो, पहला विलियम हॉकिंस आया था। ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस। और जहांगीर ने उसे इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान करी थी। और कौन कौन से अंग्रेज आए हैं? यात्री तो बहुत आए हैं। विलियम फिंच आया है, सर टॉमस रो भी आया था, ये भी अंग्रेज था, एडवर्ड टेरी भी आया था, ये भी अंग्रेज था, और एक डच यात्री आया था, इसका नाम था फ्रांसिस्को फेलसर्ट। फ्रांसिस्को फेलसर्ट। ये जो है कहाँ के यात्री हैं? कुछ इंग्लैंड के हैं और कुछ फ्रेंच के हैं। खास खास बातें सुन लीजिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से सब पॉइंट अच्छे हैं। यही चीज़ें एग्जामिनर आपसे मालूम करेगा। ठीक है, एक और सवाल यहाँ से बड़ा महत्वपूर्ण बनता है जो एग्जामिनर मालूम कर सकता है। एग्जामिनर मालूम करेगा कि बताओ अंग्रेजों ने पहली कोठी कहाँ लगाई थी और किसकी अनुमति से लगाई थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ लगाई थी? सूरत में। और किसकी अनुमति से लगाई थी? जहांगीर की। तो अंग्रेजों का प्रथम कारखाना, अंग्रेजों का भारत में प्रथम कारखाना, अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री, पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो वो कारखाना लगाया था बेटा सूरत में। सूरत गुजरात में है और ताप्ती नदी के किनारे पर है। ठीक है, ये सूरत का कारखाना जो लगाया था, इसके लिए उन्होंने किससे अनुमति ली थी? तो अनुमति ली थी जहांगीर से। जहांगीर से, जहांगीर की अनुमति के द्वारा ही अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था। एक और सवाल है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहांगीर के समय में कौन कौन से विद्रोह हुए थे? तो जहांगीर के समय में दो विद्रोह हुए थे। एक खुसरो का विद्रोह, एक हुआ था खुसरो का विद्रोह। और खुसरो जो था वो जहांगीर का बड़ा बेटा था। ठीक है, खुसरो का विद्रोह हुआ था और इसी विद्रोह की वजह से जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। ठीक है, तो इसी विद्रोह में, इसी विद्रोह में सिखों के पांचवें गुरु, सिखों के पांचवें गुरु, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या हुई। अर्जुन देव की हत्या हुई। और यह हत्या किसने कराई थी? गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने कराई थी? जहांगीर ने। क्यों कराई थी? कि तुमने खुसरो को भड़काया है हमारे खिलाफ। ठीक है, देखिए जहांगीर के समय में दूसरा विद्रोह हुआ था महाबत खां का। महाबत खां का विद्रोह। तो जहांगीर के समय में दो बगावत हुई थी। एक बगावत हुई थी खुसरो की और एक बगावत हुई थी महाबत खां की। जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है? जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी की भाषा क्या है? भाई मुगलों की भाषा फारसी है, तो इसे भी फारसी भाषा में लिखा गया है।
अच्छा बताओ, जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जहांगीर की मृत्यु 1627 में होती शहादरा में। और शहादरा कहाँ है? लाहौर में है, लाहौर के पास पड़ता है। और लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। और इसी शहादरा में इसको दफनाया गया था। इसका मकबरा शहादरा में है। देखो, बाबर का मकबरा काबुल में है, जहांगीर का हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, आगरा के पास। उसके बाद जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है, शाहजहां का मकबरा आगरा में है, औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में है। कहाँ? दौलताबाद में है। अब जब तुम्हारे सामने पेपर आएगा ना, तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको जहांगीर के बिल्कुल महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, समझ लो। और जब पेपर देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भैया, जो तुमने चीज़ें बताई हैं, क्वेश्चन वहीं से हमें देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिले हैं। ऐसे हम प्रश्नों को सोल्व करते हुए चले जाएंगे। मैंने कहा है आप 10 सेटों की 10 सेटों तक चल लीजिए। 10 सेट अगर तैयार कर लोगे, 80% जीएस आपको मिल जाएगा 10 सेट करने के बाद ही। ठीक है, 10 सेट में इतना जीके आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।